अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 यानी पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है चांदी का जूता। बच्चों, कहानी बहुत रोचक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँछें खिल गई। वे एकदम उछल कर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चों, ध्यान से सुने। लेखक एक दिन अपने मित्र वकील के घर पहुंचा। उस दिन उसके मित्र के पुत्र की जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी और भोज में जितने भी लोग निमंत्रित किए गए व्यक्तियों को खाना भी खिलाया जा रहा था, यानी भोज खिलाया जा रहा था। उसी में से लेखक का एक मित्र वेंकटेश्वर राव भी था। जिसकी नज़र उस पर पड़ी तो वह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ और वह एकदम से उछलकर उसके गले मिल लिया। किससे? लेखक के गले मिल गया और वह हर एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछने लगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से समझेंगे। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। दूसरे दिन प्रातः यानी सुबह में उसके मित्र ने नाश्ते पर न्योता का दावत दे दिया और लेखक भी नाश्ते के लिए उसके घर पहुंचा। तो सबसे पहले उसके दरवाजे पर एक अल्सेशियन, ये कुत्ते के एक प्रजाति होता है बच्चों, जिसका नाम सोनी था, उसने उसका स्वागत किया, यानी लेखक का। और वह इस तरह से स्वागत किया जैसे कि वह जानती हो कि वह उसके मित्र का अभिन्न यानी खास दोस्त है। आगे बाथरूम से सर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचा। पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयनकक्ष में चला गया। बैठक इस प्रकार सजाई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ? वह सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देख मैं भी हार मान चुका था। बच्चों, ध्यान से समझेंगे। जब लेखक बैठक रूम में बैठा हुआ था, तभी वेंकटेश्वर राव सर पोंछते हुए, यानी बाथरूम से नहा करके सर पोंछते हुए वहाँ बैठक के सीधे बैठक पहुँच गया। ठीक है ना, वह भी। और उसके पंखा चलाया। पंखा चलाने के बाद में वह अखबार लेखक को थमाकर वह कपड़े पहनने के लिए शयनकक्ष चला गया। और दोबारा फिर बैठक में जब लेखक बैठा हुआ था तो वह चारों ओर देखने के बाद में उसकी जो है उत्सुकता जाग उठी। वह बहुत खुश हुआ कि क्या खूबसूरत बैठक सजा हुआ है। लगता है कि जैसे कि कोई फिल्म शूटिंग के लिए तैयार किया गया या एक सेट हुआ। वह मन ही मन में सोचने भी लगा कि यह उसने किया है या फिर उसकी पत्नी ने किया है, या उसकी पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा। ठीक है ना, उसकी जितने भी खूबसूरती की वह सजाने वाली जो चीज़ें थी, सजाया इस तरह से था कि मानो वह उसकी पत्नी की खूब बड़ाई करने लगा। और साथ ही साथ वह अपने पत्नी यानी घरवाली से भी क्या तुलना करने लगा, बराबरी करने लगा कि क्या मेरी पत्नी भी इस तरह से सजाती होगी? नहीं। और दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग बहुत सुंदर लग रहे थे। वह लेखक सोचने लगा कि वेंकटेश्वर राव छात्रावास, हॉस्टल मतलब होता है छात्रावास में, तो इस तरह का
कोई इस काम करता ही नहीं था जिससे वह अच्छा लगे। वह बहुत ही लापरवाह था, लेकिन आज उसकी रुचि में ऐसा भारी बदलाव कैसे आया है। वह सदा अपनी चीज़ें तो हमेशा अस्त व्यस्त यानी इधर उधर कर रख कर छोड़ता था। उन्हें तो कोई चीज़ भी करीने से सजाने की उसकी आदत नहीं थी। फिर भी लेखक उससे चिढ़ करके लास्ट में हार मान चुका होता था, ठीक है ना, उसकी लापरवाही से। अब आगे ध्यान से समझेंगे बच्चों। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो गया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बच्चों। जब लेखक ने हार मानकर उसे परेशान हो जाता था कि ये तुमसे नहीं होगी, तो वह यह भी कह देता था कभी कभी कि यार तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारी घरवाली यानी पत्नी ही होगी, तुम्हें बदल सकती है, मैं नहीं बदल सकता। फिर अचानक से लेखक को याद आया कि शायद वेंकटेश्वर राव में तो ऐसा कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं होगा, या उसकी श्रीमती यानी रमा की जो है ना, वो उसी की यह रुचि होगी जो यह काम की है। वाह, तो रमा तो एक सौंदर्य यानी बहुत खूबसूरती की वो आराधिका है, मतलब एक बहुत अच्छी है, ठीक है ना, जो ये काम को बढ़िया तरीके से कर लेती है। अब आगे ध्यान से समझेंगे बच्चों। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। जब वेंकटेश्वर राव के घर में लेखक बैठा हुआ बैठक में था, तभी उसकी पत्नी रमा नमस्ते करती है और लेखक पेपर पढ़ते रहता है और सोचते भी रहता है, नज़रें नीचे करके। वह नज़रें उठाता है तो सामने रमा नमस्ते करते हुए रहती है और एक साथ में बोल भी देती है कि कैसे आप यहाँ आए हैं, आप तो शायद रास्ता भी भूल गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से समझेंगे। मैंने ब्लिट्स को तिपाई पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। फिर लेखक जो है वो एक टेबल पर ही अपना अखबार को रख करके अपने नज़रें ऊपर उठाता है तो सामने रमा मुस्कुराती हुई नज़र आती है और उसका अभिवादन के लिए लेखक भी उसका उत्तर देता है और वह पूछ बैठती है रमा कि आप मेरे बेटे के शादी यानी रमा की शादी में क्यों नहीं, रमा पूछती है कि आप मेरे बेटे सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतज़ार किया था। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। उसके बाद लेखक का क्या उत्तर रहता है अचानक से, क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? उसके बाद अचानक से कोई भी सुनेगा तो उसका मुंह से तो क्या ही निकलेगा, है ना। उसी तरह से लेखक का भी निकला, क्या तो सुरेश की शादी हो गई या मुझे न्योता नहीं मिला जो मैं चला आता, ऐसा लेखक ने कहा है। ठीक है बच्चों, आगे समझिएगा। निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद में लेखक रमा से कहती है, मुझे तो निमंत्रण पत्र भेजा भी नहीं है और उल्टे मुझ पर ही दोष लगा रही हो। इसी तो कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी तुम जो काम किया और वही मुझ पर क्या करे, जो चोरी किया और चोर करने वाला ही क्या करे, मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम डाल दे, ऐसा लेखक ने कहा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में, आप क्या कह रहे हैं, हमने तो पहली किस्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। उसके बाद रमा कहती है लेखक से कि क्या आप कह रहे हैं, ये हमने तो पहली ही दफ़ा में पोस्ट कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। उसके बाद लेखक जवाब देता है, हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम का कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। उसके बाद लेखक ने अपनी सफाई में पूरी कोशिश की कि मैं रमा से कह दूं कि मुझे कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, अगर मिलता तो मैं ज़रूर आता। उसने ऐसा रमा से कहा। आगे ध्यान से समझेंगे बच्चों। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। उसके बाद लेखक ने जैसे ही उसके सामने हार जाता
उसकी बहसों से। लेकिन उसी समय उसके मित्र ने वहाँ दस्तक दे दी और रमा क्या करी, वहाँ रमा को आदेश दिया गया कि जाओ तुम रसोई घर में यानी प्रबंध करो किस चीज़ का, नाश्ते का। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। यह सीमा मेरी पुत्रवधू, जानते हो इसने MA प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखाओ। उसके बाद रमा को भीतर चली जाती है नाश्ते का प्रबंध करने के लिए। थोड़ी देर बाद में भीतर से बुलावा आता है कि भोजनालय में आ जाइए। उसके बाद सारे लोग भोजनालय में जाते हैं तो लेखक क्या देखता है कि एक सुंदर सी लड़की गुड़िया जैसी वह तस्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही है। वेंकटेश्वर ने उस लड़की का परिचय करवाया लेखक से कि यह सीमा है, यह मेरी पुत्र वधू यानी मेरी पुत्र की पत्नी है। और उसके बाद लेखक से यह भी परिचय कराते हुए कहता है कि जानते हो यह इसने MA प्रथम श्रेणी से किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई है। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि बेटी जरा वह पदक तो दिखलाओ। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से समझेंगे। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई, अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। लेकिन सीमा को पदक दिखाना लेखक को ठीक नहीं लगा। ठीक है न, सीमा से कहा गया कि जाओ अपने स्वर्ण पदक लेकर के आओ, लेकिन वह सीमा को ऐसा अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। वह सर झुकाए चाय के प्याले में मेज पर चाय के प्याले मेज पर लगाती रही और रमा दौड़कर बैठक में गई, अलमारी से पदक लाकर लेखक के हाथ में थमा दिया। उसके बाद रमा कहती है, भैया हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। या तो रात दिन पढ़ती है, PhD भी कर रही है, कहती है कि मैं DLED भी करूंगी। मुझे हर डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारा बात सुनती नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। रमा उससे कहती है कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी जो है, मेरी बहू MA में पास भी किया है, PhD भी कर रही है, दिन रात पढ़ती रहती है। आज तक हमारी बिरादरी में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त भी नहीं किया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह तो दिन रात मेहनत करती रहती है, पढ़ती है, सास ससुर का ख्याल भी रखती है। ठीक है बच्चों, और DLED करने का भी इच्छा रखती है, या DLED भी करेगी ऐसा कहती है। ठीक है बच्चों, और कॉलेज भी जाती है। आगे ध्यान से समझेंगे। भाभी तब कोई रसोइयाँ क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं, लोग क्या सोचेंगे। फिर लेखक भाभी से कहता है कि भाभी आप कोई रसोइया यानी बावर्ची क्यों नहीं रख लेते हैं खाना बनाने के लिए। अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि बहू है, काम भी करती है और घर का खाना वाना भी बनाती है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान से समझेंगे। मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। उसके बाद में बहू जो है यानी वेंकटेश्वर राव की पत्नी कहती है कि काम भी क्या है, ठीक है ना, 4 जने हैं यानी 4 लोग हैं, काम भी बहुत कम है। अपने हाथ का ही खाना मुझे पसंद है, दूसरे के हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं है। काम करेंगे तो अच्छा भी रहेगा, सेहत का भी ख्याल रहेगा, तबीयत भी ठीक रहेगी। ठीक है बच्चों, ऐसा रमा कहती है। उसके बाद में रमा का जो पति है यानी वेंकटेश्वर राव उतने में कह उठता है, रमा झूठ बोलने की भी हद होती है, ये पराये थोड़ी ही है यार। असली बात यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। मैंने 1-2 नौकर रखे भी, पर कोई न कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा,
उसके बाद में रमा को बीच में बोलते हुए कहा कि रमा झूठ मत बोलो, ठीक है ना। और अपने दोस्त से रमा से कहते हैं ये कोई दूसरा थोड़ी है, ये अपना ही है। और उसके बाद में वेंकटेश्वर राव अपने मित्र से कहता है कि यार मैंने 1-2 रसोइये भी रखे थे, पर इसे रसोइये के पीछे खर्च करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे किसी बहाने से भगा दिया। अब आगे समझेंगे बच्चों। तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मरते हो? तुम ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी वेंकटेश्वर राव से कहती है कि तुम सारा दोष मुझ पर, दोष मतलब इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों लगाते हो? तुम ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बतलाया, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। कमाने वाले तुम हो और खर्चाने वाले भी तुम ही हो। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की। रमा खींच उठी। उसके बाद में रमा कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा क्या जाता है, कमाने वाले भी तुम ही हो, खर्च करने वाले भी तुम ही हो, मैं तो आराम से बैठी रहती हूँ, बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की। रमा गुस्सियाकर कहती है। उसके बाद में लेखक कहता है लेखक ने कहा बीच बचाव के ख्याल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है, भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वे समय खाना बनाने को तैयार है तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो? उसके बाद लेखक भी बचाव करते हुए दोनों में झगड़ा ना हो जाए, वह कहता है वेंकटेश्वर राव से कि अपना काम खुद करने में क्या बुरा है, भाभी का समय भी कटेगा और अच्छे से बढ़िया सा भोजन भी मिलेगा। जब वह खुद समय बनाने के लिए तैयार है तो तुम उसे क्यों रोकते हो? ऐसा लेखक ने वेंकटेश्वर राव से कहा। अब आगे समझेंगे बच्चों। अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोइये के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है? अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता? मेरे भाई के घर ही हालत जानते हो, वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। वह रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। वे रुपये बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना काम भी 1 मिनट भी आराम करने को नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। उसके बाद में वेंकटेश्वर राव लेखक को समझाता है, बताता है कि अगर तुम्हारी भाभी को कोई आपत्ति नहीं है मुझे से तो ठीक है, अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है। ऐसा लेखक से कह रहा है वेंकटेश्वर राव। उसे पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। जब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये खर्च करने में क्या जाता है रसोइये के पीछे में। ऐसा लेखक ने समझाया उसे। आखिरकार अशिक्षित बहू घर आ जाती तो क्या होता? सोचो, मेरे ही भाई के का हालत जानते हो, वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को लाई थी और वह इस तरह बैठी रहती है जैसे कुछ काम धाम नहीं करती, महारानी की तरह वह बैठी रहती है। कोई छोटा मोटा अगर उसे कोई काम भी दे देता है तो वह नहीं करती है और कहती भी है कि मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये दे दिए हैं ताकि मैं यहाँ आकर बेगारी करूँ। वे रुपये बैंक में जमा करा दे जो वह दहेज में लाई है, और उसे जो ब्याज मिलेगा उसे नौकर चाकर रख लो। ऐसा लेखक ने को समझाया। आखिर उसके बाद कहता है कि आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं है उसके बहू जैसी, मेरी बहू तो बहुत कामकाजी है, 1 मिनट भी बैठती नहीं है। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू मुझे मिली। उसके बाद आगे समझिए बच्चों। पति को
बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया। वह तनकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। उसके बाद जब रमा ने अपने बहू की तारीफ सुनते देखा अपने पति के मुंह से, तो उसे रहा नहीं गया और वह बेचारी कह उठी कि मैं ही बेकार हूँ जो यहाँ चली आई, पैदा हुई। मेरे बाप दादा जो जमींदार थे, बड़ी नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब था, और मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। रमा ने ऐसा कहा। उसके बाद में लेखक को समझ में आया कि बाद बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ मैं बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट के केस आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो, नहीं मत कहो वरना मुझे दुख होगा। उसके बाद में जब देखा कि बात आगे बढ़ जाएगी, तो वेंकटेश्वर राव बैठक में वापस आ गया लेखक के साथ में, और वह एक सिगरेट के केस आगे बढ़ाते हुए लेखक के से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दिए हो, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है कि तुम आज एक सिगरेट पियो। तभी लेखक कहता है कि नहीं, ऐसा मत कहो वरना मुझे दुख होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, यानी दुख करना नहीं चाहता था। सिगरेट जलाकर कस लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। राव ने ऐश ट्रे लाकर तिपाई पर रखा। मेरी उत्सुकता जगी। वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। इस किस्म का एश ट्रे मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। उसके बाद में जब लेखक ने देखा, जब उसका अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाना चाहता था, तो उसने भी सिगरेट जलाकर कस लेते हुए उसके पास में एक क्या कहते हैं ट्रे था, एश ट्रे, जो कि एक उल्टे जूते का बना हुआ था, वो भी चांदी का। उस लेखक को देख करके उसे समझ में नहीं आया कि ये अजीब तरह का, एकदम उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। अंत में वह से रहा नहीं गया, उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह पूछ बैठा कि तुमने इसे कहाँ से खरीदा। तो वेंकटेश्वर राव जो उसका मित्र था, वह भी एकदम टकटकी नगर से भांति गंभीर हो गया, नज़र से देखने लगा, और वह फीकी मुस्कान यानी मुस्कुराहट से वह चेहरे पर उसकी आ गई, खिल उठी। और उसके बाद आगे समझेंगे। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छिपाऊं? यह एश ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूल कर भी दहेज ना लेंगे। यह भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। उसके बाद रमा उनके पति वेंकटेश्वर राव लेखक से कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हें से क्या छिपाऊं, अब मैं ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ। उसके बाद एश ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास यानी मजाक उड़ाने वाला ये अविस्मरणीय एक दाग लग गया चिन्ह है। ठीक है ना? तुम जानते हो, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, जब तो हम लोगों ने एक शपथ ली थी कि दहेज भूल कर भी नहीं लेंगे, लेकिन और मैंने यह कसम पूरा भी किया, इसका पालन भी किया। लेकिन क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश का विवाह हुआ, तब मेरी दहेज के लिए एक मित्र की कन्या के बिना दहेज के लिए मैंने रिश्ता पक्का भी कर दिया, लेकिन श्रीमती को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। और उसके बाद कई परिवारों के लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर के चक्कर यानी परिक्रमाएं मतलब चक्कर भी लगाए, किंतु देवी यानी रमा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, उसकी दक्षिणा पसंद नहीं, क्योंकि उसे दहेज चाहिए था, इसलिए उसे पसंद नहीं आया।
और अंत में उसने एक अपने मित्र से रिश्ता तय कर दिया बिना दहेज के। रमा को पसंद भी आ गया है, लेकिन रिश्ता पक्का भी हो गया और निमंत्रण भी यानी इनविटेशन कार्ड भी छप गया। आगे समझेंगे बच्चों। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीता के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं। उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर ना मालूम कैसे उसके कानों में यह भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं और ईमानदार हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इसलिए वह विवाह ठाट से तो करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा ना देंगे। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं। उसके बाद विवाह में यानी शादी में 15 ही दिन रह गए थे, तो रमा सोचने लगी कि सीता के जो पिता हैं वो तो सिविल सप्लाई ऑफिसर हैं। दहेज में तो दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, और वह मतलब कह रही है कि वह तो दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, आखिर अफसर है, और दहेज में तो हजारों मिल जाएंगे। लेकिन वह ये भी सोचने लगी कि उसे कहीं से कहीं उसे उड़ती हुई खबर मिली कि वह बहुत एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं। वह दहेज वहेज नहीं देंगे, वह शादी में तो खूब ठाट बाट से खर्चा करेंगे, लेकिन वह दहेज नहीं देंगे। आखिरकार वह एक सुशील और योग्य जो कन्यादान कर रही है, तो वह यह ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिए। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। उसके बाद वेंकटेश्वर राव अभी ये कहानी किसे सुना रहा है? लेखक को। हाँ, ध्यान से समझेंगे बच्चों। उसके बाद लेखक के जो दोस्त है मैं वो भी कहने लगा कि सीमा के पिताजी से बात कीजिए। कौन कही? रमा ने कही वेंकटेश्वर राव को कि दहेज के लिए बात कीजिए। तो सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूँ, ठीक है ना, ऐसा सोचा किसने? वेंकटेश्वर राव ने। अब आगे समझेंगे। आखिर मैं विवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती है। उसके बाद आखिरकार बेचारा विवश होकर अपनी पत्नी की बातों में आकर वह सीता के पिता से मिले, और वह उससे कह उठा कि देखिए सीता के पिताजी, मेरे लड़के के लिए तो एक से एक रिश्ता आए, लाखों दहेज देने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन मैंने उन रिश्तों को ठुकरा दिया है, ठीक है ना। मुझे तो सिर्फ एक सुंदर और सुशील योग्य बहू चाहिए और मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरी श्रीमती जो है उन्हें तो कुछ और ही, वह कुछ और ही सोचती है। ठीक है बच्चों, ऐसा लेखक के दोस्त ने सीता के पिता को बताया। अब आगे समझेंगे बच्चों। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित अवश्य दें। उसके बाद राव ने सीता के पिता से कहता है कि दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा के लिए आप जरा ध्यान देंगे इस पर। अब आगे ध्यान से समझेंगे। यह शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वह भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी। उसके बाद लेखक ने घर वापस आ गया और सीता के पिता भी कुछ नहीं बोले। वह समझे कि वह एक अच्छा रकम जरूर देंगे। वह अपनी पत्नी को घर आकर वापस बताया। अब आगे समझेंगे। तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। उसके बाद रमा फिर अपने पति यानी राव से कहती है कि आपने ये क्यों नहीं कहा। उसे रोज कहने लगी है कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपये दहेज में मिलेंगे तभी हम आपकी कन्या से ब्याहेंगे, ठीक है ना, यानी शादी रचाएंगे। आगे ध्यान से समझेंगे।
मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। उसके बाद में शादी समाप्त हुई और उसके बाद शादी खत्म होने के बाद में जब वह बर्तन को खोला गया तो उसमें से बहुत सारे धन निकले, यानी पैसे निकले। ठीक है बच्चों, और नोटों से बंडल भरा हुआ था। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपये थे। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। उसके बाद में जो नोटों के बंडल थे वह रमा जमीन पर उड़ेल दिए और उलटने के बाद में उसमें कुल मिलाकर जब गिना गया तो 60,116 रुपये मिले। साथ ही ध्यान दीजिएगा उसके जो पत्नी थी रमा, वह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह बड़ाई करने लगी। और तभी राव को शक हुआ कि कहीं ये सारे नोट जाली तो नहीं। लेकिन रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्से में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई और चीज़ हाथ लगी। वह चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था। उसके बाद जब रमा बंडलों को एक बक्से में रखने लगी, सजाने लगी, तो राव ने उस बर्तन में हाथ डाला तो उसमें से एक अजीब सा चीज़ निकला और वह जब देखा उसे उठा करके तो वह चांदी का जूता था जो कि उल्टे पैरों वाला था। तभी वह राव समझ गया कि मेरे समधी जी ने मेरे सर पर जूता नहीं मेरे दिल पर मारा है, जो आज तक मुझे मरते दम तक याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। यही कहानी है, यह लेखक को वेंकटेश्वर राव ने सुनाया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी के रचयिता थे बाल शौरी रेड्डी। धन्यवाद।